पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने अपने प्रभाव वाले सूबों में बड़ी उथल पुथल मचा रखी है। सूबों के सेनापतियों को बदलकर पार्टी ने पूरा का पूरा गेम बदल दिया है। समझ नहीं आ रहा है कि यह कदम किस तरह से गेम चेंजर साबित होगा। नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि पूरे घर के बदल डालने वाले अंदाज में फैसले ले रही बीजेपी जिस कदम को गेम चेंजर मानकर चल रही है, कहीं वह गेम बिगाड़ने वाला कदम तो साबित नहीं होगा। माना जाता है कि भविष्य की तैयारी वर्तमान की मजबूत नींव पर ही हो सकती है, लेकिन सियासत में ऐसा नहीं होता। वहां तात्कालिक शुभ लाभ को देखकर फैसले लिए जाते हैं। बात हो रही है बीजेपी में राज्यों की कमान नए नेतृत्व के हाथों में सौंपने के निर्णय की। 18 माह पहले हुए चुनाव में पार्टी ने लोकप्रियता जनाधार को दरकिनार करते हुए एकदम नए नवेले चेहरों पर दांव खेलकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। कोई सोच सकता था कि एमपी में शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े कद वाले नेता, जिन्होंने 4 बार खुद के दम पर सरकार लाकर शाबाशी बटोरने का काम किया था, उन्हें एकदम कोने में कर मोहन यादव जैसे नए नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने जब केंद्रीय पर्यवेक्षक के हाथ से मुख्यमंत्री के नाम वाली पर्ची को पढ़ा तो उनके चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। कोई भी आसानी से समझ सकता था कि उस समय उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। यही हाल छत्तीसगढ़ में भी हुआ। वहां इतना जरूर पहले से हो गया था कि वहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी ऑफर कर दी गई थी, लेकिन धक्का डॉक्टर रमन सिंह को भी लगा होगा जब उन्हें विधानसभा की कार्रवाई थमाकर सरकार विष्णुदेव साय को सौंप दी गई। मामला उड़ीसा का हो या दिल्ली का, पार्टी ने मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पालकर बैठे हुए नेताओं के सामने नए नेतृत्व को मौका देकर एक बड़ा राजनीतिक जुआ खेला था। अब संगठन में भी पार्टी यही कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कई बड़े नेता सजे धजे अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी वरिष्ठता, योग्यता, अनुभव का केंद्रीय नेतृत्व सम्मान करेगा, लेकिन नेतृत्व ने किसी को भी भटे के भाव भी नहीं पूछा। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों जनाधार को दरकिनार कर, लोकप्रियता को ताक में रख पार्टी नए चेहरों पर दांव लगा देती है? इसका जवाब है केंद्र का मजबूत होना। जब जब दिल्ली मजबूत होती है, तब तब सूबे उससे दबते हैं। ऐसा अकेले बीजेपी में होता हो, कांग्रेस भी लंबे समय तक यही खेल खेलती रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो 1985 में अर्जुन सिंह जैसे बड़े कद के नेता को मुख्यमंत्री बनने के अगले दिन ही क्यों पंजाब का गवर्नर बनाकर चंडीगढ़ भेज दिया जाता? तब दिल्ली मजबूत थी, इसलिए 24 घंटे के भीतर सीएम हटा दिए गए। इससे उलट दिग्विजय सिंह को अपने 10 साल के मुख्यमंत्री काल में दिल्ली को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि तब दिल्ली यानी कि उनका केंद्रीय आला कमान कमजोर था। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष नरसिम्हा राव मिलीजुली सरकार चला रहे थे, गठबंधन की सरकार थी। ऐसे में उनका अपने सूबे के मुख्यमंत्रियों पर भरोसा करना, उनकी बैसाखियों पर चलना उनकी मजबूरी थी। पहले नरसिम्हा राव और बाद में सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने। उस पूरे कार्यकाल में दिग्विजय सिंह की तूती बोलती रही। यह विषयांतर नहीं है, यह बताने की कोशिश है कि जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तो प्रदेश कितने स्वायत्त हो जाते हैं। बीजेपी के पुराने दौर की याद करें तो अटल अडवाणी युग में भी ज्यादातर फैसले दिल्ली से ही लिए जाते थे, लेकिन फर्क यह था कि उस दौर में जो नेता थे वो अटल जी और अडवाणी जी के समकालीन थे। मसलन मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये सारे लोग अटल जी और अडवाणी जी के समकालीन थे, जिन्होंने पार्टी की स्थापना से लेकर उसको विस्तार देने तक के अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। यही स्थिति राजस्थान में थी। वहाँ भैरव सिंह शेखावत हो या सुंदर सिंह भंडारी हो। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में विजय कुमार मल्होत्रा हो या मदन लाल खुराना हो। इसी प्रकार यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कलराज मिश्रा, लालजी टंडन जैसे पूरे देश में जो भी नेतृत्व था वो अटल जी और अडवाणी जी के समकालीन था। तो दिल्ली यदि कोई फैसला लेती भी थी, उससे पहले वो इन राज्य इकाइयों को, इन बड़े नेताओं को विश्वास में ले लेती थी। यदि किसी नेता को कोई आपत्ति होती थी तो उसे समझा दिया जाता था, पर फैसला जो होता था
उससे राज्य पहले से वाकिफ होते थे। ये सब अतीत की बातें हो गई हैं। दौर बदला है, लीडर बदले हैं, तो उनके जाहिर तौर पर उनके तौर तरीके भी बदलेंगे ही। भाजपा इस वक्त उस मोड़ पर खड़ी है जहां लोकप्रियता के पैमाने से आगे बढ़कर अब वो संभावना और संगठनात्मक संतुलन को महत्व दे रही है। मोहन यादव, भूपेंद्र पटेल, भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव साय जैसे चेहरे सिर्फ नाम नहीं बल्कि वो प्रयोग हैं जिन पर भविष्य की भाजपा की संभावनाएं टिकी हो सकती है। आखिर सन 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजने और 2003 में उमा भारती को मध्य प्रदेश, वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान और डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ भेजकर तत्कालीन नेतृत्व ने दूरगामी कदम उठाए थे ना। फर्क यह है कि ये चारों नेता और बाद में मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ लोकप्रियता, अनुभव, वरिष्ठता के मामले में इन नेताओं से काफी ऊंचा कद रखते थे। मुख्यमंत्रियों के बाद संगठन में नए चेहरों का चयन करके पार्टी ने यह बता दिया है कि अब वह सिर्फ वर्तमान जीतने की नहीं बल्कि भविष्य गढ़ने की राजनीति कर रही है। फिर मोदी शाह की जोड़ी फैसलों से चौंकाने के खेल में महारत हासिल कर चुकी है। राष्ट्रपति के रूप में पहले रामनाथ कोविंद और बाद में द्रौपदी मुर्मू का चयन यही बताता है कि लो प्रोफाइल वालों का ही युग है। साथ ही जिस नेता का नाम मीडिया में चल गया समझो वो नेता भी दौड़ से बाहर हो गया। ऐसे एक दो नहीं ढेरों उदाहरण हम सबके सामने हैं। ये वक्त भाजपा के लिए एक नए दौर की शुरुआत है जहां पुराने नेताओं के सम्मान को बनाए रखते हुए नई टीम को गढ़ा जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि यह प्रयोग ठीक है या गलत, सवाल यह है कि क्या यह प्रयोग समय से पहले किया गया या समय रहते, और अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो यह भविष्य की राजनीति की परिभाषा बदल सकता है, और खुदा ना खास्ता गलत हुआ तो गेम चेंजर माना जा रहा है यह कदम गेम स्पॉइलर भी साबित हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या भाजपा का यह प्रयोग दीर्घकालिक सोच का हिस्सा है? कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए बिग टॉक विद ऋषि पांडे के साथ, जहां राजनीति की बात होगी गहराई से पर संतुलन के साथ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए विषय के साथ।